हेलो बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त पतन के बाद बल्लभी में मैत्रेय वंश का, कन्नौज में मौखरी वंश का व थानेश्वर में पुष्यभूति वंश का उदय हुआ था। अब मगध का जो राज सिंहासन था वो बिल्कुल खाली था, तो वहाँ पे एक कृष्ण गुप्त नामक व्यक्ति ने एक वंश की शुरुआत करी जिसे प्रवर्ती गुप्त कहा जाता है। आज हम इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश के पतन के बाद बल्लभी में मैत्रेय वंश, कन्नौज में मौखरी वंश तथा थानेश्वर में पुष्यभूति वंश का उदय हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद सौराष्ट्र में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। महारग नामक एक सेनापति ने बल्लभी में मैत्रेय वंश की स्थापना की। मैत्रेय वंश का अंतिम शासक शीलादित्य सप्तम था। मैत्रेय वंश की राजधानी बल्लभी भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। गुप्त वंश के पतन के बाद हमने देखा कि बल्लभी में मैत्रेय वंश, कन्नौज में मौखरी वंश और थानेश्वर में पुष्यभूति वंश का उदय हुआ। बल्लभी में मैत्रेय वंश की स्थापना महारक नामक एक सेनापति ने की थी और इसका जो अंतिम शासक था वो शीलादित्य सप्तम था। गुप्त वंश के पतन के बाद मगध में कृष्णगुप्त ने एक राजवंश की स्थापना की जिसे प्रवर्ती गुप्त वंश कहा जाता है। कुमार गुप्त एक योग्य शासक था। इसे नृप कहा जाता था। कुमार गुप्त सामंत शासक था। कुमार गुप्त के बाद उसका पुत्र हर्ष सिंहासन पर आसीन हुआ। हर्ष गुप्त ने अपनी बहन हर्षा गुप्ता का विवाह मौखरिक शासक आदित्य वर्मा से कराया। हर्ष गुप्ता एक वीर शासक था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कई शासकों को पराजित कर युद्ध जीते। हर्ष गुप्त के बाद उसका पुत्र जीवित प्रथम गद्दी पर विराजमान हुआ। अपसद अभिलेख से पता चलता है कि इसने पर्वतों और गुफाओं में छिपे हुए शत्रुओं को हराया और संपूर्ण प्रदेशों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जीवित गुप्त के बाद कुमार गुप्त शासक बना। यह एक शक्तिशाली राजा था। इसने गौड़ों को पराजित किया। कुमार गुप्त ने मौखरी शासक ईशान वर्मा को हराकर अपना राज्य प्रयाग तक फैला लिया। कुमार गुप्त के बाद उसका पुत्र दामोदर गुप्त शासक बना। यह एक उदार शासक था। दामोदर गुप्त पर मौखरी शासक शर्व वर्मा ने आक्रमण कर उसे पराजित किया। इस युद्ध में दामोदर गुप्त मारा गया और मगध का कुछ प्रदेश मौखरी शासकों के हाथों में चला गया। महासेन गुप्त दामोदर गुप्त का उत्तराधिकारी शासक था। मगध का कुछ भाग मौखरियों के पास होने के कारण यह मगध में शासन करने में असमर्थ रहा। इसने मालवा से शासन शुरू किया। महासेन गुप्त ने अपनी बहन का विवाह वर्धन वंश के शासक आदित्य वर्मा के साथ किया। अपसद अभिलेख से पता चलता है कि महासेन ने कामरूप के शासक सुस्थित वर्मा को हराया। महासेन गुप्त ने मगध को दोबारा अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद उसका पुत्र माधव गुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ। माधव गुप्त ने मगध पर शासन किया, किंतु मालवा इसके हाथ से निकल गया और देवगुप्त ने मालवा पर शासन किया। माधव गुप्त के बाद उसका पुत्र आदित्य सेन राजा बना। आदित्य शक्तिशाली शासक था। इसने मगध, बंगाल व अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसने परम भट्टारक, महाराजा धीराज व पृथ्वीपति की उपाधि धारण की। आदित्य सेन की पत्नी कोण देवी थी जिसने एक जलाशय का निर्माण कराया। आदित्य आदि सेन की माता ने भी एक मठ का निर्माण कराया। आदित्य सेन के बाद उसका पुत्र देवगुप्त सिंहासन पर बैठा। इसने भी अपने पिता की भांति परम भट्टारक, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। देवगुप्त ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। वह एक शक्तिशाली शासक था। कैंडोर ताम्रपत्र से पता चलता है कि इसने संपूर्ण उत्तर भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। देवगुप्त के बाद उसका पुत्र विष्णुगुप्त शासक बना।
यह शैव धर्म का अनुयायी था। इसके बाद उसका पुत्र जीवित गुप्त शासक बना। विष्णुगुप्त के बाद उसका पुत्र जीवित गुप्त शासक बना। इसकी माता महादेवी इज्जा देवी थी। जीवित गुप्त भी एक वीर शासक था। इसने मगध, बंगाल व उत्तर प्रदेश पर अधिकार किया। जीवित गुप्त ने भी परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। जीवित गुप्त इस वंश का अंतिम शासक था। कन्नौज नरेश यशोधर्मा ने जीवित गुप्त को की हत्या कर प्रवृत्ति गुप्त वंश का अंत कर दिया। नेक्स्ट है हमारा मौखरी वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद मौखरी वंश का उदय हुआ। मौखरी क्षत्रिय कुल के थे। अभिलेखों के अनुसार मौखरियों की दो शाखाओं में विभाजित थे, मगध के मौखरी व कन्नौज के मौखरी। जो मौखरी वंश था ये कन्नौज वंश के पतन के बाद उदय हुआ था। इसकी दो शाखा थी, एक तो मगध में राज्य करती थी, एक कन्नौज में राज्य करती थी। तो एक मगध के मौखरी थे, एक कन्नौज के मौखरी। मगध के मौखरी के 3 शासकों का उल्लेख मिलता है। इसमें यज्ञवर्मा, शार्दुल वर्मा व अनंत वर्मा शासक थे। इन्होंने मगध पर शासन किया। मौखरियों की दूसरी शाखा कन्नौज के मौखरी की थी। कन्नौज के मौखरी शाखा के संस्थापक हरिवर्मा को माना जाता है। हरिवर्मा के पश्चात उसका पुत्र आदित्य वर्मा शासक बना। आदित्य वर्मा ने महाराज की उपाधि धारण की। आदित्य वर्मा ने हर्ष गुप्ता से विवाह किया। आदित्य वर्मा के बाद उसका पुत्र ईश्वर वर्मा शासक बना। यह भी सामंत शासक था। इसने मगध के गुप्तों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। यह एक शक्तिशाली शासक था। इसने अनेक युद्ध विजय किए। ईश्वर वर्मा के बाद ईशान वर्मा शासक बना। हरहा अभिलेख में ईशान वर्मा की विजयों का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख के अनुसार ईशान वर्मा ने गौड़ों, आंध्र, शूलिकों को पराजित किया। ईशान वर्मा ने 455 ईसा पूर्व में हुन्नों को पराजित किया। ईशान वर्मा एक स्वतंत्र शासक था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ईशान वर्मा ने स्वयं की स्वतंत्रता की घोषणा की, जिससे गुप्तों से इसका संघर्ष हुआ। ईशान वर्मा से जो पहले के शासक थे वो गुप्तों के सामंत हुआ करते थे, परंतु ईशान वर्मा ने अपने आप को सामंत मानने से मना कर दिया और स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी, जिससे गुप्तों के साथ इसका संघर्ष होना लाजमी था और गुप्तों के साथ इसका युद्ध हुआ। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने ईशान वर्मा को पराजित कर इसका साम्राज्य अपने मगध में मिला लिया। ईशान वर्मा के बाद उसका पुत्र सर्ववर्मा सिंहासन पर बैठा। इसने भी अपने पिता की भांति महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। सर्ववर्मा ने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। सर्ववर्मा ने परवर्ती गुप्त शासक दामोदर पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और मगध के भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। सर्ववर्मा के बाद उसका पुत्र अवंती वर्मा शासक बना। अवंती वर्मा के बाद उसका बड़ा पुत्र ग्रहवर्मा शासक बना। ग्रहवर्मा ने हर्ष की बहन राजश्री से विवाह किया। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए इस वंश का पतन हुआ और कन्नौज पर हर्ष ने अधिकार कर लिया। मौखरियों का राज्य पश्चिम में अहिछत्र से थानेश्वर राज्य की सीमा तक तथा पूर्व में नालंदा से उत्तर में नेपाल की तराई व दक्षिण में उत्तर प्रदेश की सीमा तक फैला था। नेक्स्ट है हमारा थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद थानेश्वर के पुष्यभूति या वर्धन वंश का उदय हुआ। प्रभाकर वर्धन इस वंश का स्वतंत्र राजा था। प्रभाकर वर्धन ने महाराजाधिराज परम भट्टारक की उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र जिसका नाम राज्यवर्धन व हर्षवर्धन था व एक पुत्री जिसका नाम राजश्री था। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह मालवा के शासक ग्रहवर्मा से किया। ये वही ग्रहवर्मा है जिसका देवगुप्त ने जिसकी हत्या की थी। प्रभाकर वर्धन की
इस विभाग से थानेश्वर और मालवा के संबंध मजबूत हुए। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन शासक बना। जिस दिन प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई उसी दिन राजश्री के पति गृहवर्मा की भी हत्या कर दी गई और राज्यवर्धन की बहन राजश्री को जेल में बंद कर दिया गया। अपनी बहन की सहायता करने के लिए राज्यवर्धन ने सेना लेकर मालवा के शासक से युद्ध किया और विजय प्राप्त की, परंतु गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईसा पूर्व ईस्वी में हर्षवर्धन शासक बना। शासक बनते ही हर्ष के सामने कई चुनौतियां उत्पन्न हो गई, जिसमें अपने पिता, भाई और बहन को न्याय दिलाना था और कन्नौज में सुशासन स्थापित करना था। हर्ष ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कामरूप, जो आजकल असम कहा जाता है, के शासक भास्कर वर्मा से मित्रता की। भास्कर वर्मा की शशांक से शत्रुता थी, इसी कारण हर्ष ने उससे मित्रता की, जिससे वह शशांक के विरुद्ध हर्ष की सहायता कर सके। सर्वप्रथम हर्ष राजश्री की खोज में निकला। भांडी नामक व्यक्ति ने हर्ष को बताया कि गुप्त नामक एक व्यक्ति ने कन्नौज को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है और कन्नौज और राजश्री विंध्याचल की ओर चली गई है। हर्ष ने विंध्याचल की ओर जाकर राजश्री को खोजा और कन्नौज की संयुक्त रूप से शासिका बनाया। गृहवर्मा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद जो कन्नौज था वो पूरी तरह से शासक विहीन हो गया था। इस प्रकार हर्ष ने अपनी बहन राजश्री को वहाँ की शासिका नियुक्त किया और संयुक्त रूप से दोनों ने शासन किया और बाद में हर्ष ने उसे अपने राज्य में मिला लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। इस प्रकार कन्नौज और थानेश्वर को एक कर दोनों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली। कन्नौज को अपने राज्य में मिलाने के कारण हर्ष का साम्राज्य विस्तार हुआ। हर्ष से भयभीत होकर शशांक अपना साम्राज्य छोड़कर भाग खड़ा हुआ। हर्ष ने शशांक का राज्य भी अपने साम्राज्य में मिला लिया व इसका कुछ भाग कामरूप के शासक भास्कर वर्मा को दे दिया, क्योंकि भास्कर वर्मा जो हर्ष का मित्र था उसने आधा भाग अपने राज्य में मिलाया और आधा भाग अपने जो मित्र था भास्कर वर्मा उसको भेंट स्वरूप दे दिया। हर्षवर्धन ने बल्लवी, कच्छ व सूरत पर विजय प्राप्त की। हर्ष ने बल्लवी के शासक ध्रुवसेन से अपनी पुत्री का विवाह किया। बंगाल की खाड़ी के किनारे कांगौद प्रदेश को भी विजय कर हर्ष ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। हर्ष भी में साम्राज्य विस्तार की भावना भी प्रबल थी। उसने धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत पर अपना अधिकार जमा लिया और जब उसने दक्षिण पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करी तो पुलकेशिन सेकंड से उसका सामना हुआ, जिससे वह उन दोनों का भीषण युद्ध हुआ। इसकी जानकारी हमें ऐहोल प्रशस्ति में मिलती है, जो कि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। और पुलकेशिन और हर्ष के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें हर्ष की हार हुई और पुलकेशिन की विजय हुई। हर्ष ने नेपाल को भी अपने अधीन कर लिया। साम्राज्य विस्तार की भावना से हर्ष ने दक्षिण पर आक्रमण किया। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष का सामना किया। दोनों के बीच नर्मदा नदी के तट पर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। रवि कीर्ति रचित ऐहोल प्रशस्ति से इसका पता चलता है। इस युद्ध में हर्ष की मृत्यु हो गई। हर्ष के शासनकाल में साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। हर्ष ने कन्नौज में एक सम्मेलन आयोजित किया। हर्ष ने इस सम्मेलन में 3,000 ब्राह्मण, 3,000 बौद्ध जैन व 1,000 नालंदा के बौद्ध भिक्षुओं को शामिल किया। यह एक धार्मिक सम्मेलन था जिसमें हर्ष ने महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा की और धार्मिक उपदेश दिए। हर्षवर्धन ने प्रयाग में भी धर्म सभा की। प्रत्येक 5 वर्ष धार्मिक सभाएं आयोजित की जाती थी। इस सभा में महात्मा बुद्ध के साथ साथ सूर्य, शिव भगवान की मूर्तियों की भी स्थापना की जाती थी। इस सभा में हर्ष ने 10,000 बौद्ध भिक्षुओं को स्वर्ण मुद्राएं, वस्त्र, आभूषण वितरित किए। इस सभा में बहुत बड़ी मात्रा में दान दिया। कहते हैं कि इस सभा में इतनी बड़ी मात्रा में दान दिया गया था कि हर्ष के पूरे कपड़े तक उसमें उतर गए थे और उसने बाद में अपनी बहन राजश्री के कपड़े भी धारण किए थे।
हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसने कादंबरी व हर्ष चरित्र की रचना की। हर्ष के दरबार में मातंग, दिवाकर, मयूर, सीलभद्र जैसे नामक विद्वान भी निवास करते थे। मयूर ने सूर्य शतक की रचना की थी। हर्ष के समय चीनी यात्री हेंगत्सुआंग भारत आया था। इसको नीति का पंडित तथा यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। हर्ष शुरू से शैव धर्म को मानता था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। हर्ष के समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। यहाँ अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। पाली भाषा की शिक्षा अनिवार्य थी। यहाँ चीन, तिब्बत, कोरिया आदि देशों से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। इसिंग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में 3000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, परंतु हेंगत्सुआंग के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या 10,000 थी। हेंगत्सुआंग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सीलभद्र थे। यहाँ के प्रमुख शिक्षक धर्मपाल, प्रभामित्र, गुणमती, चंद्रपाल व आर्यदेव थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।